जन्म से ही पैर टेढ़े थे। गांव में इस ऐप को ग्रहण लगना कहते हैं और ऐसे को ग्रहण लगुआ कहा जाता है। बचपन में साथ खेलने वाले बच्चे और बड़े होने पर साथ पढ़ने वाले सहपाठी उन्हें लंगड़ा लंगड़ा कहकर चिढ़ाया करते थे। माँ बाप ने बड़े प्रेम से नाम रखा चंदन त्रिवेदी। पिता बलदेव त्रिवेदी 3 भाई थे। चचेरे भाई बहन तो कई थे पर बलदेव जी के 2 ही पुत्र हुए, चंदन और बसंत। चंदन लंगड़ा तो था पर पढ़ने में अच्छा निकला, साथ ही शैतानी में भी तेज था। धूर्तता, चापलूसी, डींगे हाँकने इत्यादि गुणों में भी अव्वल निकला। सभी हंसते कि लंगड़ा है तब ऐसा है, कुदरत ने दोनों पैर ठीक रखे होते तो दुनिया को ही बेच देता। स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद उसने कंपटीशन दिए, केंद्रीय सरकार का कर्मचारी बन गया और शहर में ही नौकरी लग गई। बसंत के लिए पढ़ाई मानो पहाड़ थी। हाँ, उसमें तोता रटंत की क्षमता कुछ ज्यादा ही थी और वह पिता के साथ साथ पुरोहिताई में लग गया। समय पर बलदेव पंडित ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह किया। पोते पोतियों का मुख देख उन्हें गोद में खिलाकर चल बसे। उनकी पत्नी भी कुछ वर्षों बाद दुनिया छोड़ गई। बचपन में हुआ नामकरण नौकरी में आगे चलकर साथियों द्वारा लांगो पंडित में बदल गया। इसके पीछे की कहानी यह है कि चंदन बाबू के कार्यालय में एक दिन उनके गांव का एक मित्र कुछ कार्यवश जा पहुंचा। लांगो पंडित ने कार्यालय में अपनी विद्वत्ता और परिवार के बड़पन की हवा फैला रखी थी और सबों से कह रखा था कि सभी उन्हें आचार्य जी के नाम से जानते हैं। बेचारे साथी ने चंदन बाबू का पुराना पुकारू नाम लेकर उनसे मिलना चाहा तो कोई उसे कुछ नहीं बता पाया। उस सरल हृदय ने सरलता से बखान किया कि वह अपने मित्र लांगो पंडित से मिलना चाहता है, जिसका जन्म से ही पैर खराब है, वह इस तरह से चलता है। ऐसा कहते हुए उसने लांगो पंडित के चलने के ढंग की नकल करके लोगों को दिखाई। लोग हंस पड़े और उन्हें यह समझ आते देर न लगी कि यह उनके साथी तथा कथित आचार्य जी है। मित्र से मिला आचार्य जी का यह नया नाम जल्दी ही कार्यालय से होकर पूरे विभाग में सबों की जबान पर जा चढ़ा। सामने तो नहीं पर पीठ पीछे उन्हें अब सभी लांगो पंडित के ही नाम से संबोधित करने लगे। आचार्य जी में कई गुण भी थे। काम करने और बहस करने में वे कभी पीछे नहीं हटा करते। किसी भी विषय पर अपनी सलाह देना उनकी आदत बन चुकी थी। हवा के पुल बांधना और सामने वाले को दिन में रात का आभास करा देना उनके बाएं हाथ का खेल था। अपने सामने किसी को नहीं बोलने देना, खुद की प्रशंसा करते न थकना और आवश्यकता पड़ने पर सामने वाले के सामने स्वयं को बेहद दीनहीन होने का एहसास करा देना उनका विशेष गुण था। सांस्कृतिक मामलों में वे बड़े कड़क थे। बाल भर भी कोई आगे पीछे हटा नहीं कि उनकी आलोचना का शिकार हुआ। उनके अनुशासन का दायरा उनके इर्द गिर्द घूमा करता, चाहे वह उनका कार्यस्थल हो या फिर घर। एक एक कर उनकी 4 संतानें हुई। पहली दोनों लड़कियां थी और फिर 2 लड़के। नौकरी छोटी थी और आवश्यकताएं उससे कहीं ज्यादा, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहते कि कहीं से कुछ प्राप्त कर सके। सभी तरह के कर्मकांड और पूजा पाठ भी करवाया करते। पहनावे में धोती कुर्ता, ललाट पर चंदन टीका और पैरों में बढ़िया ब्रांड की सबसे सस्ती वाली चप्पलें। जाड़े के दिनों में चप्पलों की जगह जूता ले लेता। लोग उनकी चप्पल पर टीका टिप्पणी करते तो कहते, मुझ को तो इसे छोड़कर कोई दूसरी चप्पल पसंद ही नहीं आती। आचार्य जी, अब थोड़ा अपने आप को बदलिए। कुछ दिनों में कंपनी इस चप्पल को बनाना ही बंद कर देंगी। अरे आचार्य जी इतना कमाते हैं। कमीज में चिप्पी कोई व्यंग्य करता और वे बात काट कर कहते, कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, आदमी का व्यक्तित्व तो उसके संस्कार से ही झलकता है। फिर मैं तो जन्मजात ब्राह्मण हूँ। पूजा पाठ और संस्कार तो मेरे रग-रग में रचापसा है। थोड़े में संतोष करना चाहिए। जीवन तो गरीब गुजारे का नाम है। उनकी भाषणबाजी चल ही रही होती कि कोई उन्हें चिढ़ा देता,
अरे भाई आचार्य जी तो फिर केवल तनख्वाह से संतोष क्यों नहीं करते? पूजा पाठ और दान दक्षिणा सब ढंग से क्यों बटोरते हैं? पूजा पाठ कराना और दान दक्षिणा लेना यह तो ब्राह्मण का काम है। मैं नहीं कराऊंगा तो कौन कराएगा? दूसरे तो नहीं कराएंगे न। बात आई गई हो जाती, वे फिर से अपना दुखड़ा सुनाने लग जाते या कोई दूसरी बात निकल आती। इन्हीं दिनों उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का विवाह तय कर दिया। उनका भरसक प्रयास रहा कि चमकदमक में कोई कमी न रहे। लोगों से उन्होंने बताया कि उनका होने वाला दामाद एक सरकारी उपक्रम में इंजीनियर है और दिल्ली में है। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि बारात में आए एक व्यक्ति की रिश्तेदारी कार्यालय के कर्मचारी से थी और लांगो पंडित की ढोल की पोल खुल गई। उसी ने बताया कि लड़का मामूली क्लर्क है। आने वाले कई दिनों तक लोग मुंह छिपा कर हंसते रहे, कुछ उनसे खोद खोद कर पूछते भी रहे। लांगो पंडित के चेहरे पर मुर्दनी और क्रोध दोनों छाए रहे। अभी 15 दिन ही गुजरे होंगे कि कार्यालय के एक कर्मचारी की बेटी ने अपने किसी सहकर्मी से अंतरजातीय विवाह रचा लिया। लांगो पंडित के लिए तो मानो दाल में छौंक लग गई। उठते बैठते हर जगह इस प्रकरण को कुछ इस भांति उछालते कि उनके हाथ अलाउद्दीन का चिराग लग गया हो आलोचना करते, अपनी संस्कृति और संस्कारों की दुहाई देते और घुमा फिरा कर बात स्वयं पर ले आते। गर्व से कहते, लोग मेरी बात करते हैं, अब अपने गिरेबान में झांक कर देखें। अरे आचार्य जी, समय बदल रहा है। पुराने समय में कौन सी जाति व्यवस्था थी, अब तो समय के साथ सब टूट रहा है। दूसरे ने कहा, कैसे नहीं थी, जरा हम भी तो सुने। मनुष्य आदिमानव ही तो था, किस युग की बात कर रहे हैं आप? अब हम आप सब पढ़े लिखे हैं। आचार्य जी, यह बताइए कि कल आपकी पुत्री या पुत्र, मैं कहता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। बात काटते हुए वे बोल उठे, मान लीजिए कि यदि आपके यहाँ ही ऐसा हो गया तो। एक और साथी ने उन्हें फिर से कुछ कहने का प्रयास किया। आप कुछ भी कह देंगे और कोई मान जाएगा। वाकयुद्ध छिड़ गया और लोग बीच बचाव करने लगे। रही सी कसर भी उस दिन पूरी हो गई जिस दिन उनकी भिड़ंत उस साथी से हो गई जिसकी पुत्री ने अंतरजातीय विवाह किया था। जमकर तू मैं हुई। मुहफ़्फ़ट तो वे थे ही, सीधी तरह किसी को कुछ कह देना उनके लिए कठिन नहीं था। इसलिए एक ही आटके में पूरे ऑफिस को लपेटे में लेते हुए कहा, मेरी बेटी की शादी में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, पर आपके साथ साथ सबों ने चटखारे ले लेकर बखान किया, खूब व्यंग्यवान चलाए। अब मेरी बारी है। लोगों ने दोनों को शांत कराया और सम आया कि एक दूसरे पर कोई कुछ न बोले, यही अच्छा रहेगा। सबों का अपना व्यक्तिगत जीवन है और किसी को उसमें ताकझाम करने का कोई अधिकार नहीं। आचार्य जी की दूसरी पुत्री थोड़ी कम खूबसूरत थी, इसलिए उसके विवाह में उन्हें काफी दौड़ धूप करनी पड़ी। वर्ष भर बाद उन्होंने उसका भी विवाह कर दिया। लोगों को उन्होंने बताया कि उनका दामाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। बात जो भी रही हो, लेकिन किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। 6 माह गुजरे थे कि आचार्य जी ने एक दिन सबों को प्रसाद में लड्डू खिलाया और बताया कि बेटे का इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा हो गया है और उसे नौकरी मिल गई है। सबों ने उन्हें बधाई दी। आचार्य जी अब बेटे के विवाह के लिए लग गए। लड़की वाले भी उनके यहाँ रिश्ते के लिए आने लगे। सब कुछ ठीक ठाक और सामान्य ढंग से चल रहा था। आचार्य जी से थोड़ा हंसी मजाक भी कभी कभी हो ही जाया करता था। अचानक एक दिन वे कार्यालय नहीं आए। किसी का ध्यान इस पर नहीं गया, पर जब 2 से 3 दिन गुजर गए तो कुछ लोग चिंतित हुए। जिनसे उनकी पट्टी थी उनमें से एक व्यक्ति ने उन्हें कॉल लगाई, पर घंटी बजती रही और कोई उत्तर नहीं मिल सका। अगले दिन उनका छोटा बेटा छुट्टी का आवेदन लेकर आया। तब लोगों को पता चला कि वे बीमार हैं और आज ही सुबह उन्हें एक नर्सिंग होम में भर्ती किया गया है। लोगों ने तय किया कि उन्हें देखने तो जाना ही चाहिए। 2 दोस्तों से उनकी गहरी मित्रता थी। वे दोनों उन्हें देखने गए।
आचार्य जी बेड पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें शून्य में निहार रही थी। दोस्तों ने उनसे जानना चाहा कि उनकी तबीयत कैसी है और उन्हें क्या कष्ट है। उन्होंने एक बार उनकी तरफ देखा, उनके होंठ फड़फड़ाए पर वे कुछ नहीं कह सके। पंडिताइन लंबा घूंघट निकाले थी। वे गांव गंवई की सरल हृदय महिला थी और उन्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। वे भी कुछ नहीं बता सकी। उनका छोटा बेटा वहां नहीं था। डॉक्टर के कक्ष में बैठे जूनियर डॉक्टर ने बताया कि आचार्य जी का ब्लड प्रेशर अचानक ही बढ़ घट रहा है और उन्हें डिप्रेशन यानी गहरा सदमा लगा है। उसी समय उनका छोटा बेटा लौट आया। उसी ने बताया कि उन्हों में से कोई भी बड़ी बहनें अभी तक नहीं आ सकी है। क्या इसी कारण वे सदमे में हैं? तुम्हारा बड़ा भाई क्यों नहीं आया अभी तक? भैया के कारण ही तो पापा डिप्रेशन में है। हठात ही उसके मुंह से निकल गया। वह कैसे? अब क्या बताऊं, पापा ने किसी को कुछ बताने से मना किया था। भैया से पापा की बीमारी के विषय में कह दिया है। वह सिसकने लगा। बात क्या है, कुछ पता तो चले। हम लोगों से जो हो सकेगा उतना तो मदद करेंगे ही, घर की बात है। आप लोग किसी से न कहिएगा वरना लोग मुझे। दरअसल भैया ने ईसाई लड़की से विवाह कर लिया है। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।